नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पे डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या सिर्फ टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अहमद अशर यासिर। अहमद अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल न्यूज़ की, तो इस वक्त हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाई ज़ोर शोर से चल रही है और इसके तहत कई बिल्डिंगों को गिराया भी जा चुका है। तो कल शहर हैदराबाद में जो शहर और सीमांत क्षेत्रों में तालाबों के किनारे FTL परिधि में निर्माण किए जाने का दावा करते हुए हाइड्रा ने राजस्व और पुलिस के सहयोग से कई अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र भी चलाया है। और विशेष रूप से ये माधोपुर, अमीनपुर और डूडिंगल स्थित मल्लम चेरुवु के आसपास कई संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि जो हाइड्रा के तहत जो कार्रवाई चल रही है उसमें जो आधिकारिक रूप से दावा किया जा रहा है कि जिन घरों में लोग रहते हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी वादा किया है कि अपने वादे के मुताबिक उल्लंघन के करते हुए कई घरों को तोड़ने का आरोप लगाया हुआ है। और कल ये स्थिति और भी भयावह हो गई कि जब एक जो वहाँ के रहवासी थे उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश भी की। बिल्कुल सही। इस वक्त हैदराबाद में मतलब तेलंगाना में हाइड्रा की जो एक पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रोज़ देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना सामने आती है जब हाइड्रा की कार्रवाई वहाँ पे होती है तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध करते हैं। और इसमें हालांकि CM रेवंत रेड्डी पीछे हटने को राज़ी नहीं। वो कह रहे हैं कि जो भी हाइड्रा के अंतर्गत आएगा उसकी बिल्डिंग, घर या कोई और भी अगर कुछ है तो वो गिरा दिया जाएगा। वही आपने जैसे बोला कि कल जिस तरह से यहाँ हुआ है कि ये कल जो है हुआ है 3 जगह, माधापुर और अमीरपुर और मल्लम चेरुवु के पास। तो माधापुर में जब एक बिल्डिंग गिराई जा रही थी तो वहाँ पे जो दंपत्ति थे उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि ये क्यों गिरा रहे हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बवाल हुआ। उसके बाद फिर लोगों ने उन्हें समझाया और हाइड्रा के जो अधिकारी थे उन्होंने भी समझाया। उसके बाद ये स्थिति नियंत्रण में हो पाई है। तो इस तरह से देखा जा रहा है हाइड्रा के अंतर्गत जो भी चीज़ें आ रही हैं सरकार बहुत सख्त है। और सरकार ने ये भी बोला है कि हाइड्रा के नाम से अगर कोई गलत काम करेगा या हाइड्रा का कोई भी अधिकारी अगर मतलब किसी से रिश्वत लेता है या कोई बोल दे कि हम ऐसा करवा देंगे, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो इसे देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी हाइड्रा के अंतर्गत आती हैं उन सभी पे अभी नहीं तो मतलब आगे कुछ दिनों में उस पर बुलडोज़र चलने की जो आशंका बढ़ जाती, क्योंकि CM रेवंत रेड्डी इस चीज़ के लिए बहुत सख्त हो गए। उनका कहना है कि किसी भी झील, किसी भी मतलब नाले पे जो अतिक्रमण किया हुआ होता है उस पर कोई भी ऐसी चीज़ ना बने जिससे उस नाले की, उस झील की जो है वो ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़रीद लेंगे, बना लेंगे तो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सारी ज़मीनें कब्जे में ही आ चुकी हैं। जिस तरीके से निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो माधापुर में हो या दूसरी जगहों पर हो। तो वहीं पर दूसरी खबर सामने आ रही है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी और वहाँ पर उन्होंने पत्रकारों की सुध लेते हुए कहा कि पत्रकार जो हैं, उन जो पत्रकार हैं उनके साथ हमारी सरकार न्याय करेगी। और उन्होंने वादा किया है कि पत्रकारों को आवासीय स्थल, हेल्थ और एक्रेडिटेशन कार्ड जो है वो उनको दिलाएगी और उनको किसी भी तरह की जो भी ज़रूरत होगी वो सारी ज़रूरतें उनको पूरा करेगी। और उन्होंने साथ ही कहा कि पत्रकारों के व्यावसायिक कौशल आदि के लिए तेलंगाना मीडिया एकेडमी को उन्होंने 10 करोड़ देने का आवंटन भी किया है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि उनकी सरकार जनता में सभी व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और इस व्यवस्थाओं में पत्रकारिता भी शामिल है। बिल्कुल, जिस तरह से कल रेवंत रेड्डी ने बोला है कि जो भी लोग हैं, जो भी पत्रकार हैं, उनके लिए विशेष विकास निधि से मीडिया एकेडमी को
10 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ के पत्रकारों के लिए कि उनको घर भी मिलेगा और उनको अच्छी स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा कार्ड बनाया जाएगा। और वो जो कार्ड बनता है एग्रीगेशन कार्ड, उस पर भी उन्होंने बात की है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे कई चीज़ों के मुद्दे उठाए भी। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वाई राजशेखर रेड्डी, उन्होंने पत्रकारों के लिए आवास स्थलों के आवंटन का निर्माण किया था जी। लेकिन पिछले कई सालों से ये रुका हुआ था, इस पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा मेरी सरकार जो है वो आवासीय स्थलों का स्थायी समाधान निकाल रही है जी। वो उन्होंने निकाला है। और साथ ही उन्होंने जो कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो कहीं ना कहीं एक जिसको हम गोदी मीडिया टाइप बोलते हैं, उन पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार ने सच्चे पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। कुछ प्रकाशनों ने मर्यादा लांघी है और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर पत्रकारिता के मानकों को गिराया है। तो इससे ये भी मतलब जाहिर होता है कि जो तेलंगाना के जो पत्रकार हैं, चाहे वो हैदराबाद के हों या चाहे वो इंग्लिश के हों, उर्दू के हों या फिर तेलुगु लैंग्वेज के हों, उन सबको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये फ़ायदा कब मिलेगा, अभी उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है, लेकिन ये फ़ायदा कब मिलेगा ये काफ़ी अहम है। जिस तरह से कार्ड की बात की उन्होंने, कार्ड कब बनेगा जी। कार्ड बन जाएगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन कार्ड नहीं बनना है अभी। काफ़ी सारे मसले हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि हम सच्चे पत्रकारों को मतलब हम सच्चे पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं, उनका सहयोग करेंगे, उनको कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं, चीज़ नहीं होती वो भी लिख देते हैं, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी जी। तो वहीं अगर हम तीसरे खबर की तरफ रुख करें तो इस वक्त वक्फ संशोधन बिल बहुत एक अहम मुद्दा बना हुआ है और कल जो जेपीसी की बैठकें हो रही हैं उसमें दावों प्रतिदावों को लेकर एक टकराव देखा जा रहा है, क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। और एएसआई ने भी आरोप लगाया कि वक्फ संपत्ति ने कई सरकारी निकायों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही परिवहन मंत्रालय ने भी दावा किया है कि वक्फ बोर्ड जो है उन्होंने कई सारी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। तो वहीं विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि एएसआई ने जो वक्फ की संपत्ति है उस पर अपना दावा पेश किया है और उन्होंने संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। और कई इसी के तहत जो एनसीपी एससीपी के नेता हैं शरद पवार, उससे कल मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के डेलीगेशन ने मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें जो है संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि ये सारे बिल जो हैं संविधान के खिलाफ हैं। और इस पर बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मैं इन सारे दावों को आपकी जो बातें हैं उनको मैं संसद में उठाऊंगा और हम किसी भी तरह से ये बिल को पारित नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एक डेलीगेशन था उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कई चीज़ों को रखा। डेलीगेशन ने पवार साहब से बोला है कि उनकी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो इसके ख़िलाफ़ संसद में जो है एक पुरजोर तरीके से इसका विरोध करे ताकि इस बिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वो वापस ले। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। उसमें बोला गया है कि सीओ पर जो सीओ के लिए मुस्लिम होने की जो आवश्यकता को ख़त्म होना है या फिर उसमें गैर मुस्लिमों को जो इंक्लूड करा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उसका जो मतलब जो भी उसके हैं क्या बोलते हैं अधिकार, उसका हनन हो रहा है इस बीच। लेकिन एक चीज़ और भी अगर आप समझें कि वक्फ की कितनी ज़मीन जो है इस वक्त वो नहीं पता कितनी है, कहाँ गई जी। तो उसके लिए भी कमेटी बनाई जाए कि उसकी जो ज़मीनें हैं उनको कम से कम महफूज रखा जाए। उनके चाहे मस्जिद बने या मदरसा बने, कुछ भी बने, लेकिन उन जो भी वो ज़मीनें उनको रखा जाए। जिस तरह से मीटिंग हो रही है, जब लोकसभा में बिल पेश किया गया तो काफ़ी हंगामा हुआ था और उसमें ये भी बोला गया उस वक्त क्या बोलते हैं जेडीयू की तरफ से कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेडीयू जो है वो उससे पीछे हट रही है। जिस तरह उन्होंने बोला नीतीश कुमार ने कि जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं वहाँ पे मदरसे बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट जो है या हम कह लें बीजेपी ले तो आई इस बिल को,
शायद उनको कोई ऐसा बिल होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको छुपाना होगा उस वक्त, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब भी कुछ ऐसा बिल लाया जाता है उसके पीछे कई सारे राज होते हैं जिनको छुपाना होता है, क्योंकि एक जो अपोजिशन होता है वो उस पर अड़ जाता है, उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, मीडिया होती है, वो सिर्फ उसी को लेकर दिन भर चर्चा करती रहती है। तो कहीं ना कहीं इस बिल से ये भी एक चीज़ सामने मतलब अभी तक जो समझ आ रही वो ये है कि इस बिल को ला करके उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को छुपाया है, जिसके बाद फिर अब इस पे जब आवाज़ उठने लगी उनकी पार्टी के लोग, और देखा जाए तो उनकी पार्टी के मतलब उन्हीं के गठबंधन में है एक क्या बोलते हैं वहाँ बिहार के चिराग पासवान भी इस बिल के खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल को ला करके बीजेपी जो है वो अभी एक परेशानी में पड़ गई है, और एनडीए में जो भी पार्टियां उनमें से कई पार्टियां इसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो ये एक जल्दबाजी की, उन्होंने जल्दबाजी की ला करके इस बिल को, अब अगले सेशन में उनको फिर इस बिल को रखना है। तो अगले सेशन में भी अगर देखा जाए तो अभी से ही एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले सेशन में भी हंगामा ही होगा। जी, हालांकि इस बिल पर एनडीए के जो कई नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उन्होंने भी इसका विरोध ही किया है। और कल जो एमआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी 172 की सूची जो है जारी की है। उन्होंने कहा है कि 172 जो संपत्ति है उस पर उन्होंने बोला है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसको एएसआई के कब्जे में है। और हालांकि एएसआई उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जो एएसआई के जो बाकी जो राजस्व की जो सरकार की संपत्ति है उस पर वक्फ ने कब्जा करके रखा है, या परिवहन सड़क की जो एक शाखा है उन्होंने भी कहा है कि इन पर जो है वक्फ वालों ने इन पर जो है अपना कब्जा करके रखा है। तो दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी ये देखा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी और जो भी सत्ता पक्ष था उस वक्त, इन लोगों में काफ़ी बहस हुई थी, क्योंकि जब आप बिना सर पैर की बात करेंगे तो जाहिर है बहस होना। आप अगर वहाँ पे बैठे हैं बात करने के लिए तो कम से कम एक अच्छे वे में जाके बात करें कि हाँ ये चीज़ें सही हो सकती हैं, ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ये हमारा मानना है, अब आपका क्या मानना है आप इस पर बताइए। लेकिन वहाँ पे भी अगर संसद की तरह ही हंगामा ही होगा तो उस जो भी जेपीसी की बुलाए जो भी सदस्य हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। जी। तो वही तीसरी खबर जो सामने है हमारे, तो जो राहुल गांधी है, जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो अपने 3 दिवसीय दौरे पर यूएस में हैं और वहाँ पर उन्होंने टेक्सास में एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए अपने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। और उन्होंने उस दौरान आरएसएस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है, जब से भाजपा जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें उनको जो कम उनके जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ था, उनका जो कम सीटें आई थी, उससे भाजपा जो है जो लोगों में जो है भाजपा का डर जो है ख़त्म हो गया है। और उन्होंने साथ ही एक इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत में एक ही उनका भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक ही विचारधारा पर आधारित है। और वहीं पर उन्होंने अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत सारी विचारधाराओं से अभूतपूर्व है और वो बहुत सारी विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलती है। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी ने कल वहाँ पे बोला है कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, सबसे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे बात किया। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में जाना हूँ। उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकालने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम जनता से कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हम संसद में नहीं बोल पा रहे थे, हमारे माइक को बंद कर दिया जाता था। मीडिया जो थी, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो हमारी बातों को दिखाती नहीं थी। हम अगर मतलब कोई लेटर लेके जाते थे लीगल सिस्टम के तहत तो वो पास नहीं किया जाता था। तो इस वजह से हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा निकाल के हमने हिंदुस्तान की राजनीति को समझा जी, क्योंकि राहुल गांधी को उससे पहले इतना मतलब एक तरह से देखा इतना उससे नहीं देखा जाता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद उनका एक नया रूप बाहर आया। एक नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। एक नए राहुल गांधी ने टी शर्ट में जन्म लिया, जो अब टी शर्ट में ही नजर आते हैं ज़्यादातर। उनकी एक पहचान बन बिल्कुल, उनकी एक पहचान बन गई। और उन्होंने फिर इसी बीच वहाँ पे क्या बोलते हैं बेरोजगारी पे भी बात की है। राहुल गांधी ने बोला है कि हिंदुस्तान, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इस वक्त बेरोजगारी अपने चरम पर है
वहाँ पे रोज़गार नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना में बेरोज़गारी की समस्या नहीं आती है, क्योंकि चाइना अपने साथ इतनी चीज़ों को लेकर चलता है वहाँ पे कि वहाँ पे बेरोज़गारी कभी नहीं होती है। बेरोज़गारी हिंदुस्तान में ही नहीं है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है सिर्फ बेरोज़गारी हिंदुस्तान में नहीं है, बेरोज़गारी अमेरिका में भी और पश्चिमी देशों में कई देश ऐसे हैं जहाँ पे बेरोज़गारी का मुद्दा है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे फिर बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत विचारों की एक शाखा है, बहुत बिल्कुल। सारे विचार। उन्होंने कहा है कि भारत विचारों की एक बहुलता है। जी जी। और साथ ही राहुल ने कहा है कि हमारा मानना है कि सभी को भाग लेना चाहिए इसमें, और वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, सभी को सपने देखने का अधिकार है। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो भी इसमें जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी और आरएसएस की जो मेंटेलिटी थी वो लोगों के सामने आई है। लोगों ने उसको भापा है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं संविधान से हटकर चीज़ों को क्या बोलते हैं, चीज़ों को नाफिज करना चाह रहे हैं हम पे। तो इस वजह से कई ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जी। लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी को उतना उस चीज़ को समझा कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं और इसमें ये तरमीम लेके आ रहे हैं बार बार। तो इस वजह से लोगों ने उन पर कम भरोसा जताया है। जी। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव का नज़दीक आ रहा है और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, तो जो उस वहाँ पर जो है हर पॉलिटिकल पार्टीज़ जाकर अपना प्रचार भी कर रही है। तो पिछले दिनों देखा गया था कि राहुल गांधी भी वहाँ पर गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पर गए थे और कांग्रेस का एक पूरा ग्रुप वहाँ पर गया था और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की थी और वहाँ पर एक मीटिंग भी हुई थी। जो एनसी के प्रमुख हैं अब्दुल्ला, उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की थी। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा भी वहाँ पर जाकर अपना पुरजोर तरीके से अपना प्रचार कर रही है। तो देखा जाए वहाँ पर लास्ट टाइम अमित शाह भी गए थे और अभी जो है कल राजनाथ सिंह भी गए थे जो रक्षा मंत्री हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा रामबन में कि जो कश्मीर है जो पीओके के कब्जे में है, वो कश्मीर जो है उसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, उन्हें अपना नहीं मानती। अगर वो चाहें तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का जो एरिया है जो पाकिस्तान में आता है पीओके, उसको जो है विदेशी मानते हैं। और उन्होंने साथ भी ये भी कहा, उन्होंने 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 370 कभी भी हटने वाला नहीं है। पिछले दिनों देखा जाए तो अमित शाह ने भी यही बोला था, उन्होंने भी 370 पर अपना रुख साफ किया था। उन्होंने कहा था कि 370 एक इतिहास बन चुका है, वो कभी ना हटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी ने कहा था कि 370 को हम हटाकर ही रहेंगे, स्टेटहुड का दर्जा दिलाएंगे। उनके पहले प्रायोरिटी जो है कश्मीर में अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी है स्टेटहुड का दर्जा दिलाना, जो पहले था। जी जी। और राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो जब भी हिंदुस्तान में चुनाव आता है तो वो पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर आता है। पाकिस्तान और मुसलमान, बीजेपी की तरफ से ज़्यादातर यही बोला जाता है, पाकिस्तान और मुसलमान। लेकिन अब जब कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो जाहिर है वहाँ पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। और इस बीच जब बोल रहे थे राजनाथ सिंह कि ये पीओके वगैरह वाला, उन्होंने एक बात और कही थी कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल करके फिर उन चीज़ों को, उस दौर को वापस लाना चाहते हैं जो पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का समर्थन करती है, उनके साथ वो सहानुभूति जताते हैं। और वहीं साथ ही उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था कि अगर उस वक्त ऐसी सरकार होती तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। उन्होंने इस बात पे भी उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साधा है कि अगर इनको फांसी ना होती तो क्या हम इनको माला पहनाते। जी जी। तो जब चुनाव आता है तो हर पार्टी अपनी तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। और कश्मीर में इस वक्त सेंटिमेंट बहुत हाई हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। वहाँ पे कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। पीडीपी लेकिन अभी थोड़ा कम नज़र आ रही है वहाँ पे। हालांकि वहाँ की लोकल पार्टी है
देखा जाए तो उसको आगे रहना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब अभी पीछे नज़र आ रही है और वो ऐसे कोई बयान नहीं दे रही है जिससे वहाँ के सेंटिमेंट पे कुछ असर पड़े। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मतलब इस तरह के बयान दे रहे हैं और इस तरह के बयान दे करके वो सेंटिमेंट्स को लोगों के वोट्स को जीतना चाहते हैं। और बीजेपी जो है हमेशा से एक मतलब क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति करती है। तो बीजेपी अगर ऐसा कुछ भी बोलती है कि पाकिस्तान में ऐसा होगा, ये होगा, उन्होंने हालांकि ये भी बोला है कि उन्होंने क्या बोलते हैं पीओके पे बोला है, लेकिन कहा है कि जब तक हालात सुधरेंगे नहीं वहाँ के, तब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो एक तरफ आप पीओके के बारे में बोल रहे हैं कि पीओके वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको मतलब वहाँ के लोग बाहरी मानते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम पीओके को अभी बातचीत नहीं करेंगे। एक तरफ आप लोगों से हिंदुस्तान की मतलब पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ के लोगों को यहाँ लेके आना चाहते हैं और यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ इतनी महंगाई है, तो आप किस तरह से काम करेंगे? आप बयान दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे उसके साथ कितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसको भी सोच के बयान दीजिए। जी, जैसा कि आपने एक जिक्र किया माला पहनाने वाला जो उमर अब्दुल्ला ने, तो जिस तरह से भाजपा उन पर कटाक्ष कर रही है, उन पर तंज कर रही है, तो देखा जाए आपके जो आपराधिक कृत्य में जो मुलविस होते हैं उनको भी आप मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरफ आप जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी आपको ही फॉलो करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आप देश में एक बड़ी पार्टी हैं और इस वक्त आपकी बात सब कोई सुनता है। जी जी। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मुझे दे इजाज़त और मेरे साथी अशर यासुर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।